जी बेटा जी, बेटा जी मैं आपको आज की इस वीडियो क्लास में जो क्लास 11th में जनरल एंट्रीज वाला चैप्टर है, उस जनरल एंट्री वाले चैप्टर से रिलेटेड थ्योरीज पढ़ा रहा हूँ। यानी जनरल एंट्री से रिलेटेड जो भी एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, थियोरटिकल सवाल आपसे जो भी पूछे जा सकते हैं, वो सारे मैं इस वीडियो में कवर अप कर लूंगा। प्लस कोशिश मेरी ये रहेगी कि जनरल एंट्री से रिलेटेड जो भी आपके जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, बेसिक नॉलेज होती है, वो सारी आपको सिखा दूं। सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लो कि जनरल एंट्री किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जनरल एंट्री किसे कहते हैं, सो दैट कि आपको ये तो पता चल जाए कि जनरल एंट्री किसे कहते हैं, उसमें आप गलती ना करें। बेटा जी यहां पर देखो, मैं एक पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूं, सैलरी टू कैश। हमने किसी को सैलरी पे की है, तो मैंने क्या किया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिया। यानी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। खर्चे को हमेशा डेबिट करते हैं और जाने वाली चीज को क्रेडिट करते हैं। बेटा जी ये जो येलो से हाईलाइटेड पॉइंट है, इसी को बोलते हैं जनरल एंट्री। लूका पेसियोली ने अपनी बुक्स में, सूमा बुक में ये बोला था कि हमें हमेशा अकाउंट में हर चीज को दो बार लिखना चाहिए। एक बार डेबिट में लिखना चाहिए, एक बार क्रेडिट में लिखना चाहिए। ये डेबिट और क्रेडिट में लिखने का जो प्रोसेस होता है बेटा जी, इसी को हम जनरल एंट्री बोलते हैं। तो यहां पर हम जनरल एंट्री बना रहे हैं। यानी जब जनरल एंट्री का मतलब होता है एक बार ऊपर वाली लाइन में लिखना, एक बार नीचे वाली लाइन में लिखना। तो यहां पर हम कोई भी ट्रांजेक्शन दो बार लिखते हैं, और जब हम उस ट्रांजेक्शन को एंट्री के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम जनरल एंट्री कहते हैं। और जब हम किसी भी ट्रांजेक्शन को राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में लिखते हैं तो बेटा जी उसको लेजर कहते हैं। लेजर में हम ट्रांजैक्शन को राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, डेबिट और क्रेडिट में। जबकि जनरल एंट्री बनाते समय हम ट्रांजैक्शन को सिंपल लाइन में लिखते हैं, ऊपर वाली लाइन में और नीचे वाली लाइन में। तो जब ट्रांजैक्शन को इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं तो हम उसको जनरल एंट्री बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज जनरल एंट्री? ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री टू रिकॉर्ड डिफरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन इन क्रॉनिकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में आपको कई सारी चीजें नई सीखने और समझने के लिए मिलेंगे। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि बुक ऑफ ओरिजिनल जर्नल एंट्री किसे कहते हैं। यानी ये चीज बड़ी जगह पे आप थ्योरी पढ़ोगे, बहुत जगह पे सवाल आएगा कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होता है। जो भी ट्रांजैक्शन होती है, आप उसकी जर्नल एंट्री जिस बुक में बनाते हो, जिस रजिस्टर में आप जर्नल एंट्री बनाते हो बेटा जी, उस रजिस्टर को बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यानी जो ट्रांजैक्शन होती है, उस ट्रांजैक्शन की एंट्री हमने जिस रजिस्टर में बनाई है, उस रजिस्टर को बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो भी बिजनेस से रिलेटेड लेन देन होते हैं, केवल हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। जो ऑनर के पर्सनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो किसको रिकॉर्ड करते हैं? केवल बिजनेस ट्रांजेक्शन को, यानी बिजनेस से रिलेटेड लेन देन को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा कौन से मेथड से रिकॉर्ड करते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। अब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा? अगर आपको ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में इस तरीके से दी है, जनवरी 1 बिजनेस स्टार्टेड 3 लाख, जनवरी 5 50,000 गुड्स परचेज, जनवरी 10 60,000 गुड्स सोल्ड। तो बेटा जी सबसे पहले जब आप जनरल एंट्री बनाएंगे, तो आप सबसे पहले जनरल एंट्री बनाओगे जनवरी 1 की, फिर जनवरी 5 की, फिर जनवरी 10 की। बेटा जी जब हम डेट के सीक्वेंस में जनरल एंट्री बनाते हैं, मैं ऐसे जनरल एंट्री नहीं बना रहा कि मुझे 10 तारीख की एंट्री आती है तो पहले मैं 10 तारीख की बनाऊंगा, फिर 1 तारीख की बनाऊंगा, फिर 5 तारीख की बनाऊंगा। नहीं, आपको डेट के सीक्वेंस में असेंडिंग ऑर्डर में एंट्रीज बनानी है। यानी पहले 1 जनवरी की डेट वाली एंट्री बनाएंगे, फिर 5 जनवरी की डेट वाली एंट्री बनाएंगे, और फिर 10 जनवरी की डेट वाली एंट्री बनाएंगे। जब हम डेट के असेंडिंग ऑर्डर में एंट्री बनाते हैं तो इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्री को बनाना। तो याद रखिएगा कि जनरल एंट्रीज जो है वो हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाते हैं, यानी डेट के सीक्वेंस में हम एंट्री बनाते हैं। और जिस बुक्स में हम बनाते हैं उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसके अलावा हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में केवल बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, तो बेटा जो भी बिजनेस के मॉनेटरी लेन देन होते हैं, जो भी बिजनेस में हमारे पैसे के लेन देन होते हैं, उन्हीं को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, व्हाट डू यू मीन बाई एंट्री? एंट्री किसे कहते हैं बेटा जी?
जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है जब हम उसे जनरल की फॉर्म में, यानी डेबिट ऊपर और क्रेडिट नीचे, इस फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं तो बेटा जी इसी को एंट्री बोलते हैं। तो इसका आंसर है टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस के लेन देन को जब हम जनरल में रिकॉर्ड करते हैं, यानी जनरल की फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं एंट्री। अब टीचर ने कहा कि गिव एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल। जर्नल एंट्री के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हम इसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। किसको रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजैक्शन को, यानी केवल मॉनेटरी लेन देनों को ही हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा बेटा जी, ट्रांजैक्शन को हम उसी दिन रिकॉर्ड करते हैं जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हुई होती है। और कौन से तरीके से रिकॉर्ड करते हैं बेटा जी? सेम डे रिकॉर्ड करते हैं, और जिस ऑर्डर में ट्रांजैक्शन हुई होती है, जो ट्रांजैक्शन सुबह होगी उसे सुबह उसके हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। यानी जो ट्रांजैक्शन होती है वो डेट के अकॉर्डिंग, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होंगी। दूसरा पॉइंट ये कहना चाहता है। तीसरा, जो भी हम एंट्री बनाते हैं उसके नीचे हम हर एंट्री के नीचे नरेशन लिखते हैं। नरेशन यानी जो हम ब्रैकेट में लिखते हैं उसे बोलते हैं बेटा नरेशन लिखना। तो किसी भी जो भी जर्नल होता है उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे थे टीचर ने। पहला, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उसको हम ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, और हर जर्नल एंट्री की हम नरेशन बनाते हैं। इसके अलावा इसने कहा है कि जर्नल के 2 एडवांटेज बताओ। पहली चीज ये कि अगर मैं हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। जैसे मैंने किसी वर्कर को सैलरी पे की तो मैंने एंट्री बना दी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। जब मैंने एंट्री बनाई तो मुझे पता चल गया कि यहां पर मैंने किसी को सैलरी पे की है, इसलिए मैंने सैलरी वर्ड लिखा है। तो बेटा जी किसी भी जर्नल को देखकर हमें उस ट्रांजैक्शन की पूरी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। इसके अलावा बेटा जी अगर हम किसी भी चीज का जर्नल एंट्री बना रहे हैं तो ऐसे में बेटा जी हमें गलती को लोकेट करना और रिमूव करने में हेल्प मिलती है। यानी अगर हमारी कोई गलती हो गई है तो उसे ढूंढने में और उसे करेक्ट करने में हमें आसानी हो जाती है अगर हमने हर ट्रांजैक्शन का जर्नल बनाया हुआ है। उसके बाद टीचर ने पूछा क्वेश्चन नंबर 5 की नरेशन क्या होती है। बेटा जी जो आपने जर्नल एंट्री बनाई है हम उसकी एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये जो जर्नल एंट्री हुई है इसमें एक्चुअल में हुआ क्या। मान लीजिए बेटा राम से मैंने 10% ट्रेड डिस्काउंट पे गुड्स खरीदा है, तो जब मैं एंट्री बनाऊंगा तो मैं एंट्री बनाऊंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। लेकिन मुझे 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी मिला, ये कैसे पता चलेगा बेटा? वो उसकी नरेशन से पता चलेगा। तो नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो नरेशन से हमें क्या है, उस ट्रांजैक्शन की डिटेल मिल जाती है जिससे हमें उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाती है। नरेशन कुछ नहीं होता बेटा जी, जर्नल एंट्री की एक्सप्लेनेशन को बोलते हैं। इसके अलावा जर्नलाइजिंग किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसे जब आप एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हो, जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को आप एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हो, इस रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को ही जर्नलाइजिंग कहते हैं। उसके बाद टीचर ने पूछा डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। बेटा जी डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है वो सिस्टम जिसमें हम एक बार एक चीज को डेबिट में लिखते हैं और एक बार एक चीज को क्रेडिट में लिखते हैं। जब हम चीज को डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में लिखते हैं, यानी हर ट्रांजैक्शन को एक बार डेबिट और क्रेडिट में लिखते हैं, तो ये जो ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट में लिखने का सिस्टम और मेथड होता है, इस सिस्टम और मेथड को ही डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो टीचर तुमसे डेफिनेटली जनरल एंट्री में या 1 मार्क्स में पूछेगा, पूछेगा कंपाउंड एंट्री किसे कहते हैं बेटा जी? क्या पूछेगा? कंपाउंड एंट्री। बेटा जी कंपाउंड का मतलब होता है कंबाइंड जनरल एंट्री बनाना। जब मान लीजिए क्वेश्चन में क्या होता है, द एंट्री इन विच मोर देन 1 अकाउंट्स आर डेबिटेड और मोर देन 1 अकाउंट्स आर क्रेडिटेड। जब एक एंट्री में एक से ज्यादा अकाउंट एक साथ डेबिट हो रहे हो या एक एंट्री में एक साथ एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे हो, तो उस एंट्री को कंपाउंड एंट्री कहते हैं। कंपाउंड को कंबाइंड एंट्री बनाते हैं। मान लीजिए बेटा जी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ आया कि हमने आज वर्कर को 300 रुपए की सैलरी दी। कितने रुपए की सैलरी दी बेटा जी? 300 रुपए की हमने उसको सैलरी दे दी। चलो जी दे दी सैलरी। इसके अलावा बेटा जी उसी दिन मैंने क्या किया, घर का रेंट भी दिया बेटा जी। अब मैंने घर का रेंट भी पे कर दिया। अब मैं दोनों की एंट्री एक साथ बनाना चाहता हूं, तो मैं अलग एंट्री बनाऊंगा तो वेजेस टू कैश, और रेंट की अलग एंट्री बनाऊंगा तो रेंट टू कैश।
मैं चाहूं तो दोनों की एंट्री एक साथ बना सकता हूं। वेजेस अकाउंट डेबिट 300, रेंट अकाउंट डेबिट 200 टू कैश अकाउंट बेटा जी 500। जब आप एक जैसे नेचर की सारी एंट्री एक साथ मिलाकर बना दें तो उसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं या कंबाइंड जनरल एंट्री कहते हैं। जैसे मैंने कई सारे खर्चों की पेमेंट की है तो मैं उसकी अलग अलग एंट्री बनाने के बजाय टाइम बचाने के लिए एक साथ एक कंबाइंड एंट्री डाल सकता हूं। मैंने सैलरी पे की, रेंट पे किया, इंश्योरेंस पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया एक ही दिन, तो बेटा मैं चारों की एंट्री एक साथ बना दूंगा। सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। जब आप इस तरीके से एक ही एंट्री बना देते हैं, चार पांच एंट्रीज को जोड़कर एक कंबाइंड एंट्री बना देते हैं, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड जनरल एंट्री बनाना। आइएगा बेटा जी, इट इज ट्रू दैट जर्नल इज कॉल्ड द डे बुक। टीचर पूछ रहा है कि क्या जो जर्नल होता है, यानी जो आप जर्नल बनाते हो, उसको डे बुक भी बोलते हैं? हाँ जी बेटा जी, जिस बुक में भी आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, जिस बुक में आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, उसको तीन नामों से बोल सकते हैं बेटा जी। पहला उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दूसरा बोलेंगे डे बुक्स, तीसरा बोलेंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो बेटा जी, जिस रजिस्टर में आप अपने बिजनेस का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, उसके तीन नाम है, डे बुक, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। डन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बेटा जी। टीचर कह रहा है कि इस पॉइंट की जनरल एंट्री बनाकर दिखाओ। फिलहाल मैंने आपको दिखाने के लिए ऑलरेडी बना के रखी है कि हमने 5,000 रुपए सैलरी के मिस्टर हक्काम को पे किए, तो हमने सैलरी पे की है। मैंने आपको पहले बताया था बेटा जी, इनकम और एक्सपेंसेस के साथ कभी भी नाम नहीं आता। टीचर आपकी नॉलेज बार बार चेक करेगा, वो बार बार जानबूझ के इनकम और एक्सपेंस के साथ क्या करेगा, नाम लिख कर देगा। नहीं बेटा, नाम नहीं लिखते इनकम एक्सपेंस। मैंने सैलरी पे की है तो सैलरी मेरा खर्चा है, एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि जा क्या रहा है, पैसा। आप नरेशन में लिख दो कि हमने सैलरी किसको पे की है, मिस्टर हक्काम को। डन बेटा जी। लेकिन एंट्री बनाते समय याद रखिएगा, इनकम और एक्सपेंस के साथ नाम नहीं आता है। डन। अगला पॉइंट, इसमें लिखा है बेटा जी, पास जनरल एंट्रीज। हमने रेंट पे किया है बिल्डिंग का मिस्टर अट्टा को, मिस्टर अट्टा को 4,000 रुपए का रेंट पे किया है। फिर से टीचर हमारी नॉलेज को चेक कर रहा है। मैंने रेंट पे किया, मैंने पहले बताया बेटा जी, इनकम और एक्सपेंस के साथ नाम नहीं आता। टीचर बार बार तुमसे ये गलती करवाने की कोशिश करेगा। तो रेंट लिखा है, रेंट के साथ हमारे नाम नहीं लिखेंगे। तो मैंने रेंट पे किया है, रेंट मेरा खर्चा है, खर्चे को बेटा जी क्या करेंगे, सर खर्चे को हमेशा डेबिट करेंगे। और जाएगा क्या बेटा जी, कैश। व्हाट गोज आउट हमेशा क्या होता है बेटा जी, क्रेडिट। तो बेटा जी, ये जो रेंट पेड फॉर बिल्डिंग लिखा है 4,000, इसे तो बोलते हैं बेटा जी ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। और मैंने इसे जब डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में लिखा है बेटा जी, तो इसको बोलते हैं जनरल एंट्री। और ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है बेटा जी, इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, जनरल एंट्री किसे कहते हैं और नरेशन किसे कहते हैं। डन। आगे आइएगा बेटा जी, इसमें लिखा है कि हमने 5,000 रुपए का माल कैश में बेचा है। बेटा जी, जब भी गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स के लिए परचेस वर्ड यूज करते हैं, जब भी गुड्स बेचते हैं तो बेटा गुड्स के लिए सेल्स वर्ड यूज करते हैं। तो मैंने 5,000 रुपए का माल बेचा, बेचेंगे तो बेटा जी आएगा क्या, सर आएगा कैश। आने वाली चीज को हमेशा क्या करते हैं बेटा जी, आने वाली चीज को डेबिट करते हैं। और जा क्या रहा है बेटा जी, गुड्स जा रहा है। और जाने वाली चीज को हमेशा क्या करते हैं बेटा जी, क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000 रुपए। और हमने नरेशन बना दी बीइंग गुड्स सोल्ड। तो हमारी इस कोटेशन में बेटा जी, ये जो गुड्स सोल्ड है, ये तो है बेटा जी ट्रांजेक्शन। मैंने ये जो डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में लिखा है बेटा जी, इसे बोलेंगे जनरल एंट्री। और ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है बेटा जी, इसको बोलते हैं नरेशन। दोबारा समझो, मुझे 2,000 रुपए का रेंट रिसीव हुआ। अगर मुझे रेंट रिसीव हुआ तो बेटा जी मेरे पास आ क्या रहा है, सर आ रहा है कैश। आने वाली चीज क्या होती है, सर डेबिट, यानी ऊपर वाली लाइन में लिखते हैं। बेटा इनकम किस चीज से हो रही है, सर इनकम हो रही है रेंट से। बेटा जिस चीज से इनकम होती है उसे हमेशा सर क्रेडिट करते हैं। और बेटा जी मैंने नीचे नरेशन बना दी रेंट रिसीव। आइए बेटा जी और कुछ पॉइंट आपके साथ डिस्कस करते हैं। यहां पर लिखा है पास द जनरल एंट्री मशीन परचेज फॉर 15,000। बेटा जी हमने मशीन खरीदी है 15,000 रुपए की, मशीन खरीदूंगा। बेटा शशांक आप ध्यान से सुनना, आपने गलती की थी। हमने मशीन खरीदी बेटा जी,
अगर हमने मशीन खरीदी है तो हम एंट्री बनाएंगे बेटा जी, आ क्या रहा है मशीन, जा क्या रहा है कैश, एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डन बेटा जी। यहाँ पे परचेज वर्ड नहीं लिखेंगे, परचेज वर्ड केवल गुड्स के लिए यूज होता है, बाकी सब के लिए उसका नाम लिखेंगे। कार खरीदी कार लिखना, मशीन खरीदी मशीन लिखना, लैंड खरीदी लैंड खरीदना लिखना, बिल्डिंग खरीदी बेटा बिल्डिंग लिखना। तो एंट्री बनेगी बेटा जी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। आने वाली चीज मशीन है, जाने वाली चीज कैश है, जाने वाली चीज को क्रेडिट करते हैं। आगे समझते हैं बेटा जी। इसमें टीचर ने कहा है कि हमने रिपेयर एक्सपेंसेस जो है 15,000 रुपए के मशीन के ऊपर खर्च किए हैं, जिससे मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर हमने किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई पैसा खर्च किया है जिससे उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी उस पर 4 कमरे बनवा दिए बेटा 1 लाख रुपए लगाकर, तो ये माना जाएगा वो पैसा मैंने बिल्डिंग के ऊपर खर्च किया है। डन। मैंने कार में 60,000 रुपए का सोनी का म्यूजिक सिस्टम लगवा दिया, तो ये माना जाएगा बेटा जी मैंने कार में पैसा इन्वेस्ट किया जिससे मेरी कार की वैल्यू बढ़ गई। ऐसे ही बेटा मैंने मशीन पे 15,000 रुपए खर्च किए जिससे मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, यानी मशीन पहले अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी तो अब वो 20 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है 1 घंटे के अंदर। तो ऐसे में अगर बेटा जी किसी भी खर्चे से मशीन की वैल्यू बढ़ जाती है तो ऐसे खर्चे के लिए मशीन वर्ड लिखते हैं, रिपेयर वर्ड नहीं लिखेंगे। टीचर हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे टीचर ने वर्ड लिखा रिपेयर एक्सपेंस, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे बेटा जी एग्जाम में रिपेयर वर्ड लिख कर आ जाएंगे कि सर ने कहा था रिपेयर लिखा हुआ है तो रिपेयर टू कैश एंट्री बनाना। नहीं बेटा जी, टीचर बहुत चालाक है, वो जानता है कि अगर आपके थ्योरी के पॉइंट अच्छे से क्लियर नहीं है तो वो आपको आसानी से कहीं भी फंसा लेगा। तो रिपेयर एक्सपेंसेस हमने मशीन पे खर्च किए। अगर टीचर कहता रिपेयर एक्सपेंस हुए मशीन पे तो मैं एंट्री बनाता रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन यहां पर टीचर ने कहा है कि इस खर्चे से मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई है, तो बेटा जी इसके लिए एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। एक तरीके से हमने पैसा मशीन के ऊपर खर्च किया है, इतने रुपए से मशीन की वैल्यू बढ़ गई, तो एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। अगर टीचर ने कहा रिपेयर पे खर्चा हुआ है तो आप एंट्री बनाना रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर मान लीजिए किसी खर्चे से मशीन की वैल्यू या लैंड की वैल्यू या बिल्डिंग की वैल्यू या कार की वैल्यू बढ़ रही है तो बेटा उस खर्चे को उसी एसेट्स के नाम पर शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे बेटा जी। देखो यही पॉइंट अलग तरीके से दोबारा दिया टीचर ने, लेकिन यहां पर क्या होगा बेटा जी, यहां पर लिखा है बेटा जी कि हमने मशीन की रिपेयर पे पैसा खर्च किया है बेटा जी, मशीन की रिपेयर पे। तो ये इसका सॉल्यूशन गलत हो रहा है, मैं यहाँ पे ठीक कर देता हूं आपके लिए बेटा जी। यहां पर लिखा है कि हमने मशीन की रिपेयर पे पैसा खर्च किया है, तो बेटा जी एंट्री बनेगी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000 रुपए। यहां पर बेटा जी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि हमने उससे उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज हुई है। प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है तो आप एंट्री बनाना मशीन टू कैश, और अगर आपने सिंपली रिपेयर पे पैसा खर्च किया है तो आप एंट्री बनाना रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। आगे चलते हैं बेटा जी। हमने 8,000 रुपए का माल उधार खरीदा है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सीख रहे हो, 8,000 का माल उधार खरीदा है लेकिन टीचर ने नहीं बताया किससे खरीदा। बेटा जी अगर हमने उधार माल खरीदा है और नाम नहीं दिया हुआ है कि किससे खरीदा है, तो बेटा या तो आप लिख सकते हो क्रेडिटर, क्या वर्ड लिखोगे क्रेडिटर, या फिर बेटा जी वर्ड लिख सकते हो सप्लायर, क्या वर्ड लिख सकते हो सप्लायर। बेटा जी दो में से कोई भी एक वर्ड लिख सकते हो बेटा जी, क्रेडिटर या सप्लायर। मैं दोनों को रेड पेन से हाईलाइट कर देता हूं। अगर हमने उधार माल खरीदा है तो वर्ड यूज होगा क्रेडिटर या सप्लायर। मैंने गुड्स खरीदा बेटा जी, तो मेरे पास आ क्या रहा है सर, गुड्स आ रहा है, और जब भी गुड्स खरीदते हैं तो परचेज लिखते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, मैं समझ गया, मैं शशांक को मैं पक्के से पकड़ लिया। तो बेटा जी गुड्स खरीदा आ रहा है, गुड्स परचेज लिखेंगे। उधार खरीदा है, नाम नहीं दिया हुआ, तो बेटा जी क्रेडिटर या सप्लायर में से कोई भी एक शब्द लिख लेना। डन। आगे आएंगे बेटा जी। यहाँ पे लिखा है मिस्टर नवाज ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपए से, यानी हमने 50,000 रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। तो टीचर जानबूझ के सवाल ऐसे करता है कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने बिजनेस में 50,000 रुपए लगाए तो मेरे पास से पैसा जा रहा है। तो अब आपको एकदम से टीचर को रोकना है, सर नहीं, हम हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं सर। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, मिस्टर नवाज ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, क्योंकि हमेशा हम बिजनेस की साइड से सोचते हैं। तो बिजनेस में आ क्या रहा है बेटा जी? कैश।
आने वाली चीज को सर क्या करते हैं, आने वाली चीज को बेटा डेबिट करते हैं। उसके बाद बेटा जी गिवर कौन है सर, गिवर है ऑनर, और आपने बताया था कि ऑनर की बुक्स में ऑनर का नाम नहीं लिखते हैं, जब भी वो पैसे इन्वेस्ट करेगा तो उसके नाम की जगह बेटा क्या वर्ड लिखेंगे सर, कैपिटल वर्ड लिखेंगे। तो एंट्री बनेगी बेटा जी, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। याद रखिएगा बिजनेस स्टार्टेड में ये एंट्री बनती है। आगे चलते हैं बेटा जी। जी बेटा एक और पॉइंट लेते हैं। इसमें दिया हुआ है बेटा जी, हमने 500 रुपए का माल चैरिटी में दिया, हमने 500 रुपए का माल दान में दिया है। मैंने आपको बताया था जब भी आपका खरीदा हुआ माल वेस्ट हो जाए, जब भी आपका खरीदा हुआ माल डैमेज हो जाए, या जब भी आपका खरीदा हुआ माल चोरी हो जाए, या जब भी खरीदा हुआ माल आप फ्री सैंपल के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अगर आपका खरीदा हुआ माल चला जाता है यानी बिकता नहीं है, किसी भी रीजन से वेस्ट हो जाता है और उस कंडीशन में पैसा भी नहीं मिलता, तो उस कंडीशन में हम परचेज वर्ड को क्रेडिट करते हैं। ये पॉइंट टीचर जानबूझ के पूछते हैं एग्जाम में। तो मैंने 500 रुपए का माल दान में दिया बेटा जी, तो जितना माल दान में दिया वो मेरा खर्चा है, तो मैंने चैरिटी अकाउंट को डेबिट कर दिया क्योंकि ये मेरा खर्चा है। और खरीदा हुआ माल बेटा जी मेरा क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो जब भी खरीदा हुआ माल वेस्ट होगा तो क्या वर्ड क्रेडिट करेंगे, परचेज अकाउंट। याद रखेंगे बेटा जी ये पॉइंट। और नरेशन क्या बनेगी बेटा जी, बीइंग गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, इतना माल हमने दान में दिया। आओ बेटा जी एक बार और समझते हैं इस पॉइंट को। टीचर ने यहां पर कहा है बेटा जी कि जनरल एंट्री बनाइए, 1,000 रुपए का माल डैमेज हो गया। क्या हो गया बेटा जी, 1,000 रुपए का माल डैमेज हो गया। अब टीचर चाहता है कि हम इस पॉइंट की जनरल एंट्री बनाएं कि इतना माल हमारा जो है क्या हो गया बेटा जी, डैमेज हो गया। चलो कोई बात नहीं, अभी बनाएंगे बेटा जी इसकी भी एंट्री। बेटा जी गुड्स डैमेज हुआ है तो फायदा है या नुकसान, सर लॉस है, तो बेटा जी लॉस बाय फायर अकाउंट को क्या करेंगे सर, लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट करेंगे। और खरीदा हुआ माल बेटा जी क्या हो गया सर, खरीदा हुआ माल एक तरीके से जल गया, तो माल तो कम हो गया। जब भी खरीदा हुआ माल कम हो जाएगा और पैसा भी नहीं आएगा तो क्या वर्ड लिखेंगे सर, परचेज वर्ड लिखेंगे। जी बेटा यही चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा था और रिवाइज कराना चाह रहा था। तो एंट्री बनेगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। सर मान लीजिए अगर लिखा हुआ आता है कि हमारी जो शॉप है उसमें एक एम्प्लॉय ने हमारे पीछे से पैसे चुरा लिए, या हमारे रात को दुकान में चोरी हो गई, गले में से जो चोर आए थे सारा पैसा लेकर भाग गए, तब क्या एंट्री बनेगी बेटा, तब एंट्री बनेगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जा क्या रहा है कैश, तो बेटा एंट्री बनेगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर गुड्स जाता है तो एंट्री बनेगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। डन। कई बार मैंने एग्जाम में टीचर्स को सवाल पूछते हुए देखा है कि आप जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाकर दो, और स्टूडेंट को तब समझ में नहीं आता कि जनरल एंट्री का फॉर्मेट बेटा आपने कई बार बना लिया। मैं रिकॉल करा देता हूं, फॉर्मेट में सबसे पहला कॉलम डेट का होता है, दूसरा कॉलम बेटा जी पर्टिकुलर का होता है, तीसरा कॉलम बेटा जी लेजर फोलियो का होता है जिसमें हम लेजर का पेज नंबर लिखते हैं, यानी जहां पे हमने इसका सेपरेट अकाउंट बनाया है वो पेज नंबर डालते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं होगा। आपको इसे लिखकर कॉलम बनाकर आना है, लेकिन इसके अंदर कभी कुछ लिखते नहीं है। बेटा जी ये जो पहला कॉलम होता है ये अमाउंट और रुपीज है, इसकी जगह पे आप डेबिट शब्द भी लिख सकते हो। फिर से आप एक कॉलम बनाओगे बेटा जी अमाउंट रुपीज का, इसकी जगह पे आप क्रेडिट वर्ड भी लिख सकते हो। जब हम जनरल एंट्री बनाते हैं तो हम किसी भी चीज को बेटा जी क्या करते हैं सर, हम किसी भी चीज को डेबिट में लिखते हैं पहले, और फिर उसके बाद बेटा जी हम किसी भी चीज को क्रेडिट में लिखते हैं। अगर आपसे टीचर सवाल पूछता है कि जब हम डेबिट में लिखते हैं तो हम डेबिट करते हैं, जब हम किसी चीज को क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिट क्यों नहीं लिखते हैं, तो उस कंडीशन में आप बेटा टीचर को जवाब देना, यहाँ पे ये जो टू लिखा है ये क्रेडिट का ही सिंबल होता है, इसलिए हम अलग से क्रेडिट वर्ड नहीं लिखते हैं। और फिर उसके बाद नीचे बेटा जी हम क्या बनाकर आते हैं एग्जाम में, नरेशन बनाकर आते हैं। डन बेटा जी। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।